हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 60, चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 60 में दो पार्टनर है एक्स और वाई। नया पार्टनर जेड इनको ज्वाइन कर रहा है और उसके ज्वाइन करने के बाद न्यू रेशियो है 3:2:1। जेड अपना शेयर ऑफ कैपिटल और गुडविल कैश में लेकर आ रहा है। बैलेंस शीट किसकी दी है? एक्स और वाई की। एक्स और वाई की ये बैलेंस शीट है, और जेड के आने के बाद आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्या रिवैल्यूएट किया, क्या वैल्यू होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है। आपको यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो जर्नल एंट्री बनाने का मतलब आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सोचना है कि नए पार्टनर के आने पर क्या चेंजेस होंगे, कहाँ कहाँ आपको एडजस्टमेंट करनी है। तो क्वेश्चन आपका सेम वही रहेगा। आपको स्टार्टिंग गुडविल की एडजस्टमेंट से करना है। गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो सेक्रीफाइसिंग रेशो और एक नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ गुडविल हमारे पास है, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए आपके पास ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों होनी चाहिए। तो ओल्ड रेशो क्या है? आपके पास क्वेश्चन में नहीं है, तो आपको क्या मान के चलना है कि ये इक्वल पार्टनर्स है, मतलब 1:1 हमारी ओल्ड रेशो है। न्यू रेशो 3:2:1 है। अब सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए किसने अपना शेयर नए पार्टनर को ट्रांसफर किया, वो निकालने के लिए आप ओल्ड पार्टनर्स का चेक करोगे कि किसका शेयर कितना डिक्रीज हुआ। उसके लिए हम ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। तो एक्स का शेयर पहले था 1/2 और न्यू के अकॉर्डिंग 3/6। तो जब आपने चेक किया, एलसीएम निकाल के चेक किया, तो उसका शेयर पहले भी 3 था, अभी भी 3 है। जैसे जितना पहले मिलना था वैसे ही आगे भी उतना ही मिलेगा। तो इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में तो ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। अब एक्स पर तो कोई इफेक्ट नहीं आया, इसका मतलब वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज हुआ होगा, क्योंकि नए पार्टनर के आने पर किसी ना किसी का तो शेयर डिक्रीज होगा, तभी उसको मिलेगा। तो वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना डिक्रीज हुआ उसको फाइंड करेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके। एलसीएम निकाल के सॉल्व करो, और यहाँ पर देखो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/6 फ्रैक्शन से डिक्रीज हो रहा है। पहले था 3, अब 2 है। इसका मतलब इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका डिक्रीज होकर के नए पार्टनर के पास शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। क्या हम चेक कर सकते हैं कि हमने सही कैलकुलेशन किया? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर जेड का शेयर कितना बनता है? 1/6 ही बनता है। तो जो इसने सेक्रीफाइस किया वो जेड को ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट, गुडविल, जो भी आगे बटेगा वो कम होकर के ही मिलेगा। इसके शेयर में से जेड को ट्रांसफर होने वाला है। तो वाई का जो नुकसान है इसको कंपनसेट किया जाएगा। तो जेड जो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है, किस लिए लेकर आ रहा है? एक तरह से वो वाई से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज कर रहा है, उसकी पेमेंट करेगा। तो क्या एंट्री बनाओगे? पहली एंट्री आपकी जो बनेगी जर्नल एंट्री, नया पार्टनर कैश लेकर आ रहा है, फर्म में कैश आ रहा है। तो 1,50,000 कैपिटल के नाम का और 40,000 गुडविल। तो टोटल 1,90,000 आपके पास फर्म में पैसा आया, कैश एट बैंक। हमारे पास बैलेंस शीट में कैश एट बैंक है, इसलिए हम उसी को ही डेबिट करेंगे। इसके बाद जो कैपिटल के नाम का पैसा है वो कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करो, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। और जो गुडविल का पैसा नया पार्टनर लेकर आता है उसे आप प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट करते हो, कैपिटल के साथ मिक्स नहीं करते, क्योंकि ये पैसा डायरेक्टली ये कंपनसेट करने के लिए लाया है। तो उसको हम अलग ही अकाउंट में रखते हैं, ताकि यहीं से ही हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करें। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000, और वाई को मिलना है क्योंकि वाई का ही सेक्रीफाइस है, तो टू वाइज करेंट अकाउंट 40,000। यहाँ पर देखो हर पार्टनर के दो अकाउंट, एक कैपिटल है दूसरा करंट अकाउंट। इसका मतलब फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर रही है, और पार्टनर से रिलेटेड जो भी आपको एडजस्टमेंट करनी है वो करंट अकाउंट के थ्रू ही करनी है। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई। इसके बाद हम हमेशा क्या करते हैं क्वेश्चन में, नेक्स्ट स्टेप में आप रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। तो यहां पर हमारे पास है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये जो 70,000 का रिजर्व है, क्या इसके अगेंस्ट कोई क्लेम है?
क्लेम नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा रिजर्व आप किस में बांटोगे? इस रिजर्व में नए पार्टनर का कोई शेयर नहीं है। पुराना हिसाब किताब पुराने रेशो के हिसाब से बांट करके आपको खत्म करना है। तो ये रिजर्व हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जिसका बैलेंस लाइबिलिटी साइड पे लिखा है क्रेडिट बैलेंस है, तो ये आप डेबिट करोगे तभी खत्म होगा। और पार्टनर्स को दे रहे हो तो उनके लिए फायदा है, उनके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, लेकिन करंट अकाउंट के थ्रू। तो 2x करंट अकाउंट, 2y करंट अकाउंट, 35,000 35,000। सेकेंड एडजस्टमेंट भी हो गई। इसके बाद हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के लिए फर्स्ट जो एडजस्टमेंट कहा है कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% मेंटेन करना है। अब 5% आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 लाख पर करोगे, 1,86,000 पे करोगे, या कुछ और अमाउंट होगा? तो आपको जो 5% प्रोविजन बनाना है वो 2 लाख पर बनाना है। याद करो, मैंने एक ट्रिक बताई थी, एक एडजस्टमेंट बताई थी कि बैड डेट्स तो हुए ही नहीं है। प्रोविजन आपने बनाया कि अगर बैड डेट्स हुए तो हम इससे एडजस्ट करेंगे। एक तरह से आपने एक रिजर्व बनाया था कि ये अगर कोई एक्सपेंस हुआ, कोई नुकसान हुआ, तो हम इससे एडजस्ट करेंगे। अब वो नुकसान तो हुआ ही नहीं, बैड डेट्स तो हुए ही नहीं, वो तो नील है। तो आपको जो नया प्रोविजन बनाना है वो 2 लाख पर बनाना है। 2 लाख का 5%, 10,000। आपके डेटर्स कब रिड्यूस होंगे? जब एक्चुअल बैड डेट्स होंगे। प्रोविजन आपने जो बनाया उससे डेटर्स कम नहीं होते। ये तो आपने प्रॉफिट का एक पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर किया, प्रोविजन में ट्रांसफर किया। ठीक है, तो आप नया प्रोविजन बनाओगे 2 लाख पर 10,000। इसके बाद लेस करेंगे इसमें से ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन को माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है नेगेटिव। और मैंने कहा था अगर आपका ये आंसर नेगेटिव है, इसका मतलब फर्म का ये फायदा है, और फायदा है तो हम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे। एक तरह से जो आपने रिजर्व ज्यादा बनाया हुआ था, अब हमें उतना रिजर्व नहीं चाहिए, कम चाहिए। तो इतना हिस्सा जो प्रॉफिट का आपने यहाँ पर ट्रांसफर ज्यादा किया हुआ है वो वापस से हम प्रॉफिट्स में ही ट्रांसफर करें। तो प्रॉफिट में ट्रांसफर करने का मतलब है रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करना। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर आपको इसे कम करना है तो डेबिट करोगे तभी कम होगा, तो इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। और इवेल्युएशन में जो चीज हमारे लिए बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, उसको हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट आप क्रेडिट कर दो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर बिल्डिंग जो है आपकी अंडर वैल्यूड बाय 20%। मतलब मार्केट से आपने 20% इसकी वैल्यू कम दिखाई। मार्केट में अगर वैल्यू 100 है तो आपने इसको 80 दिखाया है। तो मुझे तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से बैलेंस शीट में दिखाना है। तो कितनी मार्केट वैल्यू है उसको कैसे फाइंड करें? 80 का मतलब है कि आपने ये जो 2 लाख है इसको 80% के हिसाब से दिखाया है। तो 2 लाख को हम 80 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 2,50,000 मार्केट वैल्यू आ गई। एसेट की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो गई 50,000 से। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फायदा है, रिवैल्यूएशन में आप क्रेडिट करोगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 50,000। नेक्स्ट है कि आपकी जो मशीनरी है वो ओवर वैल्यूड है। अब ध्यान से समझो, अंडर वैल्यूड का मतलब था कि मार्केट की वैल्यू से कम दिखाया है। ओवर वैल्यूड का मतलब है मार्केट की वैल्यू से ज्यादा आपने अपनी बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू दिखा दी। मतलब मार्केट में अगर वैल्यू 100 है तो आपने 120 के बराबर दिखाया है। तो ये जो 1,20,000 है ये 120 के बराबर है। मुझे मार्केट वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। तभी तो इसका ये जो ओवर वैल्यूड वाला इफेक्ट है खत्म होगा। तो मार्केट में वैल्यू 1 लाख है। इस एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना नुकसान, तो कहाँ दिखाएंगे? रिवैल्यूएशन में डेबिट। तो रिवैल्यूएशन तो डेबिट होगा, और इस एसेट की वैल्यू मुझे डिक्रीज करनी है, तो मशीनरी अकाउंट को आप क्रेडिट कर। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 20,000। ये भी हो गया। लास्ट एडजस्टमेंट यहां पर कहा है जो आपका स्टॉक है 2,50,000 का, इसमें 10,000 रुपीज का ऐसा स्टॉक है जिसे हम बेचेंगे तो सिर्फ 2,000 रुपीज की पेमेंट मिलेगी। इसका मतलब ये जो 10,000 का स्टॉक है इसकी वैल्यू डिक्रीज होकर के 2,000 रह गई। एक तरह से ये जो 2,50,000 का स्टॉक है इसकी वैल्यू क्या रह गई? 2,42,000।
8,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना नुकसान, तो कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 8,000। क्लियर। लास्ट एंट्री है कि आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो 6,000 से राइट ऑफ हो गए, मतलब आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। जितने क्रेडिटर्स थे उसमें से 6,000 के खत्म हो गए, तो लाइबिलिटी डिक्रीज होना फायदा, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000। सारी एडजस्टमेंट्स के बाद आप क्या करते थे, रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है उसे फाइंड कर, तो आपने देखा किस किस को डेबिट किया, किसको क्रेडिट किया। हर एंट्री में हमने 4,000 को क्या किया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में फायदा है, तो ये तो प्लस हो जाएगा। 50,000 से एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, 20,000 से डिक्रीज हुई थी, 8,000 स्टॉक डिक्रीज हुआ, और 6,000 आपके क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए, फायदा हुआ। तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट हुआ 32,000 का, जो कि हम किसमें बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड रेशियो मतलब 1:1 की रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 32,000। प्रॉफिट है, इसका मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। इक्वल करने के लिए आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पे लिखोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा, और पार्टनर्स को मिल रहा है उनके लिए फायदा है, इसलिए उनके करंट अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। टू एक्स करंट अकाउंट टू वाइस करंट अकाउंट 16,000 16,000। तो सारी एंट्रीज करने के बाद क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक